हेलो एवरीवन। हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की पेट की रोजगार पब्लिकेशन की बुक रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने साइंस का चैप्टर फिजिक्स का कवर किया है फर्स्ट पार्ट में। आइए सेकेंड पार्ट में देखते हैं। हमने इससे पहले गति इसमें हम लोग गति पढ़ रहे हैं, तो गति का प्रथम नियम पढ़ लिया था। ठीक है, गति का नियम किसने दिया है? प्रिंसिपिया पुस्तक में गति के नियम में 1687 में जो बुक आई थी, न्यूटन द्वारा लिखी गई, उसमें बताया गया है। ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में जो परिवर्तन ना हो तो उसे जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। उसके तीन भाग जैसे विरामा जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करती है, और जो अवस्था परिवर्तन करता है तो वो बल कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और जो अवस्था परिवर्तन करता है तो वो बल कहलाता है। ठीक है, गैलीलियो या जड़त्व का नियम और बल की परिभाषा में इसे नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ हिलने पर फल और पत्ते गिर जाते हैं, घोड़े के आगे बढ़ते ही उस पर बैठा व्यक्ति पीछे झुक जाता है, ये किसके कारण होता है? ये गति के प्रथम नियम के कारण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। बल संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल की दिशा में ही होता है। ये भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। ठीक है, यानी बल लगने पर संवेग बढ़ेगा, एफ प्रोपोर्शनल dp होगा। ठीक है, अब बल लगने पर समय घटेगा, तो जब समय घटेगा तो 1/dt, एफ क्या हो जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल 1/dt। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो P, ठीक है, P इक्वल टू mv हो जाएगा, यानी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, या F इक्वल टू ma फोर्स। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आवेग द्वितीय नियम में है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल यानी t होता है। ठीक है, इसमें क्या इसका उदाहरण है वो कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद व टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। ठीक है, क्रिकेट कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे कर लेना। ठीक है, ये किसका नियम है? गति के द्वितीय नियम है। गाड़ियों का जो साकन होता है, साकर गाड़ियों का, वो भी गति के दूसरे नियम के अनुरूप होता है। झटके से पत्थर तोड़ देना, अचानक से जब कोई चीज़ पत्थर को तोड़ देता है तो वो भी क्या है? द्वितीय नियम के अंतर्गत आता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय वही है, हाथों को गेंद पीछे वेग की दिशा में गतिमान कर देते हैं ताकि चोट कम लगे। यानी कि अगर समय अंतराल थोड़ा सा कम कर, वो जैसे ही कैच करने जाते वो हाथ को थोड़ा सा पीछे कर, यानी उसके समय को क्या कर दिए? कम कर दिए। जब समय को कम कर देंगे तो वो चोट नहीं लगेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसको उदाहरण ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। ठीक है, मिट्टी के फर्श पर गिरने पे कम चोट लगेगी, बल्कि सीमेंट के फर्श पर गिरेंगे तो ज़्यादा चोट लगती है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्सोर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार में से ईंटों की पट्टी को भी वो बीच से तोड़ देते हैं। तो वो किसके लिए? अचानक से, जब कोई चीज़ अचानक से झटके से करते हैं तो वो ज़्यादा हावी होती है। समय को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, तो बल ज़्यादा तेज़ी से लगता है। ठीक है, ऊंची कूद और लंबी कूद के लिए मैदान की
मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे। गति के दूसरे नियम के अनुसार होता है। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। यदि त्वरण का मान 0 है या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, ये रहा द्वितीय नियम। आइए देखते हैं तृतीय नियम क्या कहता है। तृतीय नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया होती है। दो वस्तुओं के बीच क्रिया एवं प्रतिक्रिया ही गति का तीसरा नियम कहता है। ठीक है, इस नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कहते हैं। क्या है उदाहरण, अपने भार का अनुभव करना, रॉकेट व उपग्रह का उड़ना, नाव के किनारे से कूदने पर पीछे की ओर गिरना। ठीक है, नाव के किनारे जमीन पीछे की ओर गिरना, बंदूक से गोली मारने पर पीछे की ओर झटका लग जाना। ठीक है, ऊंचाई से गिरने पर चोट लगना। ठीक है, कूदने पर या गिरने पर चोट लगना। रॉकेट का आगे बढ़ना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। ये सारी क्रियाएं क्या तीसरे नियम के अंतर्गत आती हैं। समय संरक्षण का नियम क्या है। इस नियम में क्या है कि एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती हैं तो अचानक रुक जाती हैं। ठीक है, यानी कि जब उस पर जो उसका बाह्य बल भी नहीं लग रहा हो। ठीक है, तो वो क्या, जब दोनों का बल बराबर होगा क्या हो जाएगा, वो रुक जाती है। दोनों गेंदों का कुल संवेग टक्कर से पूर्व 0 और टक्कर के बाद फिर से 0 हो जाता है, अर्थात निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। बंदूक से गोली दागना, रॉकेट प्रोदन, ये सभी क्या है संवेग संरक्षण के नियम। नेक्स्ट है बल के प्रकार, यानी कि बल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे। तो बल क्या है, प्रकृति में बल मुख्यतः क्या प्रकार के होते हैं, बल 4 प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं बल होते क्या है। बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था, गति, दिशा में परिवर्तन कर दे। ठीक है, परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, वही क्या है, बल है। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर ma यानी द्रव्यमान और गुणित त्वरण। ठीक है, इसका बल का मान क्या होगा, kg किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हो गया। बल क्या है, एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, बल क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं आगे। बल दे रखा है। बल कौन कई प्रकार के होते हैं, बल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, नाभिकीय बल, वंडरवाल बल। आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे दिया हुआ बल, दुर्बल या क्षीण बल दिया है। दुर्बल बल या क्षीण बल या वंडरवाल बल, कमजोर नाभिकीय बल, ऐसे लिखा रह सकता। प्रबल बल, ठीक है, नाभिकीय बल। प्रबल बल नाभिकीय बल को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कभी कभी नाभिकीय बल दे देगा, प्रबल बल नहीं देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रबल बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक कण दूसरे कण को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करता है, इससे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अब प्रत्येक कण को अपनी ओर खींचता, आकर्षित करता है। ये सबसे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। जहाँ द्रव्यमान होगा वहीं ये कार्य करेगा, जहाँ द्रव्यमान नहीं रहेगा वहाँ कार्य नहीं करेगा। अनंत दूरी पर कार्य करता है। ठीक है, अनंत दूरी से भी गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। संपूर्ण खगोल शास्त्र इसी पे आधारित है। ठीक है, ये 4 पॉइंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये सूत्र है F = mg/m1m2/r²। जी क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है। मान क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम
क्या है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बीच की दूरी वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, आगे है घर्षण बल। ठीक है, आइए देख लेते हैं घर्षण बल। घर्षण बल से पहले हमने ये 4 बल देखे थे, उसको देख लेते हैं। बल जरूर पूछ लेता है। यहाँ पे देखिए बल है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, सबसे कमजोर बल है। इसका ये जहाँ द्रव्यमान होगा वहीं कार्य करेगा, अनंत दूरी पर कार्य करता है। संपूर्ण खगोल शास्त्र जो है इसी पे निर्भर है। तो ये इनके फैक्ट हो गए। फिर नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं कि संसार का ये सबसे दूसरा प्रबलतम बल है, यानी कि सबसे जो प्रबल बल है उसमें ये दूसरे नंबर पे है। सबसे प्रबल बल पहला क्या है, नाभिकीय बल है। ठीक है, नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे प्रबल है। ठीक है, नाभिकीय बल सबसे प्रबल है। नाभिकीय बल। ठीक है, और क्या है, एक विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, वंडरवाल बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। चुंबकीय बल क्या होते हैं, संसार का दूसरा सबसे प्रबलतम बल है। सबसे पहला है नाभिकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल की विशेषताएं हैं कि किन दो आवेशों के बीच कार्य करता है। चुंबकीय बल दो आवेशों के बीच कार्य करता है। चुंबक के किन्हीं दो ध्रुवों के बीच ही कार्य करेगा। मध्यम दूरी पर लगने वाला बल चुंबकीय बल है। ठीक है, ये मध्यम दूरी पर लगता है। नाभिकीय बल क्या है, सबसे प्रबल बल है, अत्यंत कम दूरी पर लगता है। दो पिंडों के बीच 10 की पावर माइनस, ठीक है ना, -15 मीटर दूरी पे लगता है। तो आप समझ सकते हैं कितना कम दूरी पे लगेगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक में ये बहुत ही कम दूरी पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है वंडरवाल बल। वंडरवाल ये तीसरा प्रबलतम बल है। हर जगह वंडरवाल बल कार्य करता है। वायुमंडल की गैसों को आपस में बांटने का कार्य वंडरवाल बल करता है। तो ऐसे पूछ देता है सबसे कमजोर बल किसे कहते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे प्रबलतम बल कौन सा है, नाभिकीय बल है। ठीक है, दूसरा सबसे प्रबलतम बल कौन सा है, तो विद्युत चुंबकीय बल है। इस तरह इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या घर्षण बल था। क्या है घर्षण, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक बल कार्य करता है जो गति करने वाली वस्तु का विरोध करता है। इसे घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। तो घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए या वस्तु खिसके नहीं तो दोनों सतह के मध्य घर्षण या स्थैतिक बल कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका परिणाम लगाए गए बल के बराबर परंतु दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होते हैं, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। यानी कि जैसे ये कोई डब्बा है, अगर आप उसे खसकाते हैं तो जब जो सरक रहा है फर्श पे मान लीजिए, उसके बीच में जो कार्य करता है वो वही सर्पी बल होता है। लोटनिक बल क्या होता है, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, इन दो वस्तुओं की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल लोटनीय घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं घर्षण बल की विशेषताएं हैं। क्या क्या है घर्षण बल की विशेषताएं, दो सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, यह केवल सतह की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, यानी कि जैसी सतह होगी उस पर ही निर्भर करेगा। लोटनीय घर्षण बल मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, घर्षण बल करने के लिए मशीनों के स्नेहक और बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं। यानी स्नेहक मीन्स जो मशीनों के बीच में जब मशीन बहुत जाम हो जाती है, चलने में उसको दिक्कत होती है, तो उसमें हम लोग एक ऑयल डालते हैं,
ठीक है। वही स्नेक कहा जाता है। ऑयल डालने के बाद वो आसानी से चलने लगती है, चाहे वो आपका सिलाई मशीन हो या फिर किसी कोई मोटर हो, ठीक है, जो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देते हैं। ठीक है। ठोस में सबसे ज़्यादा ठोस द्रव, ठीक है, फिर ठोस वायु, ठीक है, उससे कम देख लीजिएगा। घर्षण बल के लाभ क्या है? बर्फ पर चलना कठिन होता है, कीचड़ में गाड़ियाँ फंस जाती हैं, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। ये किसके कारण होता है? घर्षण बल के कारण होता है। जब बरसात में कभी आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल जब कभी किसी मोड़ पे मोड़ते हैं तो वहाँ पे देखिए घर्षण बल सबसे कम हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ गिरने के चांस रहते हैं। नहीं तो वैसे आप कितना भी साइकिल को थोड़ा सा झुका के चलेंगे तब भी साइकिल मुड़ के चली जाती है। ठीक है, तो वो घर्षण बल के ही कारण होता है। वहाँ पे घर्षण बल कम होता है कीचड़ के कारण। यदि घर्षण बल नहीं होता तो हम उस सड़क पर फिसल जाते। यदि सड़कों पर घर्षण ना होता तो पहिए फिसलने लगते। तो ठीक है, बारिश में ऐसा होता है। फिलहाल इस समय भी बारिश बहुत तेज हो रही है। यदि पट्टे तथा पुली के बीच घर्षण ना हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा पा सकेगा। ठीक है, ये सारे हैं। देख लेते हैं घर्षण बल की हानियाँ क्या हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता, यानी घर्षण बल ना होता तो मशीनियाँ क्या करती, बहुत ज़्यादा उस पर ऊर्जा खर्च करना पड़ता। ठीक है, मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण में से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती और मशीन को क्षति पहुंचती। ठीक है, ये रहे हमारे घर्षण बल। आइए आगे देखते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, क्या है अभिकेंद्रीय बल? पिंड की वृत्ताकार गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कहलाते हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या करता है? वस्तु को घूर्णन प्रदान करता है, केंद्र की ओर ही कार्य करेगा। इसके इम्पोर्टेंट, केंद्र की ओर ही ये कार्य करेगा। सदैव वृत्ताकार परिपथ में ही कार्य करता है। ठीक है, अनुपस्थित में घूर्णन संभव नहीं होता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल की, अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं है तो घूर्णन संभव नहीं होता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति की आवश्यक बल क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। ये गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय मतलब अभी अपनी ओर ही ये क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। ठीक है, खींचा हुआ है। जैसे मौत का कुआं, गाड़ी का पहिया, ग्रहों द्वारा सूर्य का चक्कर, पृथ्वी ध्रुवों पर जो कार्य करती है। रस्सी में पत्थर बांधकर हम जब घुमाते हैं, आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे खेल खेले होंगे कि पत्थर को एक रस्सी में, बड़ी सी रस्सी में बांध दिया, उसको उसका एक कोना पकड़ के और खूब तेजी से हिलाते हैं। तो ये भी क्या है? अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। ये उदाहरण देख लेते हैं। किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ने पर समय पहिया और सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल, स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि इनके पहियों पर मडगार्ड लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना ही क्या है? अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव होता है। नेक्स्ट है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं? तो अपकेंद्रीय बल वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगते हैं। ये अपकेंद्रीय बल, यानी ये केंद्र से बाहर की ओर लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये आभासी बल है। ठीक है, ये क्या है? ये आभासी बल होते हैं। ठीक है, परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के ये बराबर ही होते हैं। इनका क्या है कि ये सदैव अभिकेंद्रीय बल सदैव केंद्र से बाहर की ओर ही कार्य करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। अभिकेंद्रीय बल की प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं
ये क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्रिया या विकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में तो उत्पन्न होते हैं अपकेंद्रीय बल, लेकिन ये क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं होते। जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, मोड़ पर गाड़ी के मुड़ने पर बाहर की ओर झुकना हुआ, पृथ्वी का विषुवत रेखा पर चौड़ा हो जाना। ठीक है, ये सभी क्या है, अपकेंद्रीय बल हैं। जैसे देखिए उदाहरण दे रखा है, मोड़ पर कार के मुड़ते ही वह विपरीत दिशा में झटका लेती है, जिसे खाकर ऐसा अनुभव होता है कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है। अपकेंद्रीय बल पर आधारित यंत्र हैं, बनाए गए हैं क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, ये सभी क्या है, अपकेंद्रीय शोषक, अपकेंद्रीय पंप, ये सब अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही हुआ है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण। आइए देख लेते हैं बल आघूर्ण क्या होते हैं। टार बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष से परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों ओर आसानी से घूमने की प्रवृत्ति को ही समझिए कि वो बल कहलाता है। ठीक है, बल आघूर्ण कहलाता है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, बल आघूर्ण यानी बल आघूर्ण इक्वल टू बल गुणे बल की भुजा F इंटू L। ठीक है, L क्या है, लंबाई बढ़ने पर कम बल आघूर्ण लगेगा और लंबाई घटने पर अधिक बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। बल के परिणाम में अक्ष के बल में क्रिया रेखा के बीच लंबवत कार्य करता है। अक्ष से जितनी दूरी पर बल लगाया जाएगा बल आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये लंबाई के अनुरूप होता है। लंबाई बढ़ने पर कम बल आघूर्ण लगेगा और लंबाई जितना ही घटने लगेगी उतना ही बल आघूर्ण अधिक लगेगा। जैसे स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेंच को आसानी से घुमा देना सब बल आघूर्ण के कारण होता है। घरों में गेहूं पीसने की चक्की का हत्था केंद्र से दूर लगाया जाता है ताकि बल कम लगाना पड़े। देखते हैं कि जो चक्कियां घर पे रहती हैं जो हाथ से घुमाई जाती हैं पत्थर वाली, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, चक्की ऐसे बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका हत्था लगाया जाएगा और यहाँ से पकड़ के घुमाते हैं। कुम्हार का चाक भी है, तो वो बीच में करके न करके कुम्हार भी अपना चाक क्या करता है, यहाँ पे ऐसे किनारे से पकड़ के घुमाता है ताकि आसानी से फंस जाए। लकड़ी फंसाने का गड्ढा भी चाक परिपथ यानी कि परिधि में ही के पास बनाया जाता है ताकि घुमा जा सके। पानी निकालने का हैंडपंप का हत्था भी लंबा होता है। ठीक है, ये क्या है, बल आघूर्ण के कारण ही है। आप अपने दरवाजे को देख लीजिए, दरवाजा का जो क्या नाम है, जो खोलने का बनाया जाता है हत्था हाथ से पकड़ने के लिए, उसको भी एक साइड में किनारे पे लगाया जाता है ताकि आसानी से वो खोला जा सके। वरना उसे अगर वो बीच में लगाया जाता है या फिर जिधर उसका जिधर फंसाया गया है अगर उस दरवाजे से वहाँ पे लगाया जाता है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है खोलने के लिए। ठीक है, बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या है, संतुलन की स्थिति में वामावर्ती आघूर्ण का वेग दक्षिणावर्ती आघूर्णों के योग के बराबर होता है। बल युग्म क्या होते हैं कि जब दो समांतर बल एक साथ एक दूसरे के विपरीत कार्य करे तो उसे बल युग्म कहते हैं। ठीक है, एक विपरीत कार्य करे, दिशाओं में कार्य करने वाले समांतर इसमें दिया रखा। ठीक है, बल युग्म बल गुणे बल युग्म की भुजा होता है। ठीक है, F इंटू D होगा। ठीक है, जैसे चाबी से ताला खोलना बल आघूर्ण के कारण बल युग्म के कारण होता है। आइए देख लेते हैं, इसके उदाहरण दे रखा है। क्या है, चाबी वाली घड़ी में चाबी भरना यानी चाबी से ताला खोलना, नल खोलना, पानी का नल खोलना, पेन दवात का ढक्कन खोलना, नट बोल्ट खोलना, ताले की चाबी से खोलना, गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील घुमाना। ठीक है, ये सभी क्या है, बल युग्म के कारण ही होते हैं। सरल मशीन क्या है, सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर किसी बिंदु पर रखे हुए एक भार को उठाया जा सकता है। जैसे उत्तोलक, अनंतल, गिरनी, स्क्रूजैक है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सरल मशीन क्या होती है, बल आघूर्ण की दिशा सिद्धांत पर कार्य करती है।
मशीन की दक्षता इक्वल टू मशीन द्वारा किया गया कार्य और मशीन को दी गई ऊर्जा गुणे 100%, जैसे चिमटा, सरौता और कैंची। ठीक है, उत्तोलक होते हैं। ठीक है, एक ऐसी सीधी और टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के पारी स्वतंत्रतापूर्ण घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, उसे उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक में आलम्ब, आभास और भार तीन मुख्य होते हैं। आलंबन क्या आलम्ब, आयास और भार क्या होते हैं? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूमती है उसे आलम्ब, और उत्तोलक पर भार लगाया जाता है उसे आभास, आयास। उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है उसे भार कहा जाता है। उत्तोलक का क्या सिद्धांत है? आभास या आभास भुजा का गुणनफल भार या भार गुणा गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, उत्तोलक के प्रकार क्या? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इसमें आलम्ब, आभास, भार के बीच की स्थिति होती है। ठीक है, जिसे कैंची, प्लास, साइकिल, ब्रेक, डंडी, तराजू। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? यह सदैव लाभ सदैव एक से अधिक होता है। ठीक है, जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, तंबाकू काटने की मशीन, पहिया, कब्जे पर घुमाने वाला दवा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? इस उत्तोलक में आभास, आलंबन और भार के बीच होता है। चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल। क्या है? यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। नेक्स्ट है गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? ग्रेविटी। आइए ग्रेविटी को देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, वही क्या है? ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र कहलाता है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र तब तक स्थिर रहता है जब तक उसका आकार न बदले। कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र समान छड़ के अक्ष का मध्य बिंदु, त्रिभुजाकार ठोस में माध्यमिक का कटान बिंदु, आयताकार वर्गाकार में विकर्णों का कटान बिंदु, और वृत्ताकार पटल पे वृत्त का केंद्र, और शंक्वाकार ठोस में शंकु के अक्ष के आधार से 1/4 ऊंचाई पर। ये सभी क्या होते हैं? उन सबके गुरुत्व केंद्र होते हैं। खगोल खोखला शंकु में 1/3 ऊंचाई के आधार पर, समांतर चतुर्भुज में विकर्णों का कटान बिंदु, और ठोस गोला में गोले का केंद्र क्या है? गुरुत्व केंद्र है। ठीक है, संतुलन क्या है? संतुलन के प्रकार, संतुलन 3 प्रकार के होते हैं: अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने पढ़ा था बल में। ठीक है, सबसे क्या होता है? ये हर जगह कार्य करता है, अनंत दूरी पे कार्य करता है। सबसे कमजोर बल भी गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। संतुलन क्या है? संतुलन के 3 प्रकार, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन, उदासीन है। तो अस्थायी संतुलन क्या होते हैं? किसी वस्तु को यदि संतुलावस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वस्तु पुनः अपनी संतुलन की अवस्था में आ जाती है, यही अस्थायी संतुलन कहलाता है। ठीक है, अस्थायी संतुलन क्या है? किसी वस्तु का उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह संतुलन की अवस्था में न आए तो वह अस्थायी संतुलन है। उदासीन संतुलन, किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था में थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, वह पुनः पूर्व अवस्था में आने का प्रयास ही न करे तो वो क्या है? अस्थायी संतुलन है। अस्थायी संतुलन की शर्त क्या है? वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना चाहिए। ठीक है, केंद्र से और जाने पर ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार पर होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के कारण लगता है। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आइए देख लेते हैं। क्या है? दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, पढ़ा था ये। जी है, इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जी का मान है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, वस्तु के मध्य दूरी बढ़ने पर गुरुत्वामान घट जाता है और वस्तु की दूरी घटने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि जितना वो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा, अगर दूरी बढ़ेगी और कम होगा तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो गुरुत्व क्या है? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्व कहलाता है।
गुरुत्वीय त्वरण की वजह से ही वायुमंडल में चाल का कम और ज़्यादा होना यह गुणनफल के प्रकार से मापा जाता है। गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी की सतह से फेंकी गई वस्तु वापस पृथ्वी की सतह पर ही आ जाती है। ठीक है, ये गुरुत्व के कारण ही होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्व केंद्र ऐसा बिंदु जहां वस्तु संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है वही गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है, उसको तो देखा ही नहीं। आइए नेक्स्ट देते हैं। गुरुत्व त्वरण क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, तो वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। लगातार पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से वस्तु का वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बढ़ रही है। ठीक है, इसे जी के से प्रदर्शित करते हैं और जी का मान कितना होता है? 9.8 गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। आइए आगे देख लेते हैं। जी के मान में परिवर्तन होते हैं। क्या है परिवर्तन? पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की तल से अगर हम ऊपर की जब ओर जाएंगे तो जी का मान घटता जाता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान सदैव शून्य होता है। केंद्र पर सदैव शून्य रहेगा। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है क्योंकि पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास अधिक होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, यूं है, ये हमारा बीच का है, केंद्र है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है क्योंकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है और गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। यदि पृथ्वी अपनी कक्ष से पारित वर्तमान गति के 17 गुना गति से घूर्णन करने लगे तो जी का मान शून्य हो जाता है या हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्या है? ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, इसलिए केंद्र से उसका जो दूरी है कम होती है और जी का मान सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर क्या है? पृथ्वी क्या है? चपटी हुई है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी चौड़ी है। विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या है? इस पे पृथ्वी चौड़ी है और केंद्र से दूरी अधिक है, तो जी का मान क्या है? न्यूनतम होता है। इसी कारण और केंद्र में शून्य हो जाएगा। अगर ये जी का मान क्या है? जी का मान अगर न्यूनतम है विषुवत रेखा पर और केंद्र में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। r का मतलब ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है, ठीक है, कम हो जाएगी और जी का मान अधिक हो जाएगा। केंद्र में जी का मान दे रखा था यहाँ पे। केंद्र में जी का मान सदैव शून्य होगा। ठीक है, क्या है? सदैव शून्य होगा, तो ऊंचाई पर जाने पर केंद्र से दूरी बढ़ती है और जी का मान कम हो जाता है। ध्रुवों से विषुवत यानी कि ये जो ध्रुव है, पोल से जो विषुवत की ओर आने पर जी का मान घटेगा और विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये हमारा विषुवत है। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। ठीक है, इधर से अगर हम जाएंगे ध्रुवों की ओर तो जी का मान क्या होगा? घटेगा, माइनस होगा। और अगर हम ध्रुवों से यानी ये ध्रुव हो गया, ध्रुवों से अगर विषुवत की तरफ आएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए आगे देख लेते हैं। अब लिफ्ट के बारे में दे रखा है। लिफ्ट और एक बात है कि जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पे, ठीक है, जी का मान बढ़ेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ठीक है, पूछ दिया जाता है यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर पारित है तो यदि अपनी
यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर देती है तो क्या हो जाएगा? तो ध्रुवों पर क्या होगा, यानी पोल्स पे क्या हो जाएगा, जी न्यूनतम रहेगा, जी का मान न्यूनतम रहेगा, और विषुवत पे यानी भूमध्य रेखा पे जी का मान अधिक रहेगा और केंद्र पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का भार। ठीक है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या है? जब लिफ्ट त्वरण एक के ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। क्या भार बढ़ा हुआ महसूस होगा? लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार, जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? लिफ्ट भार कम प्रतीत होता है। ठीक है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। क्या है, लिफ्ट के बारे में है। जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर जाती है, यानी कि जब लिफ्ट समान वेग से नीचे की ओर जाती है तो इसका लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार कम प्रतीत होता है। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू अगर 0 हो गया तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी माइनस 0 हो जाएगा, तो एम बराबर एम जी हो जाएगा, यानी अपरिवर्तित हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। सॉरी ये गलत हो गया, नहीं, नीचे की ओर जाने की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा कि जब लिफ्ट नीचे एक की ओर हो जा रहा है, लिफ्ट में बैठा व्यक्ति का भार कम प्रतीत होता है, यानी कि जब लिफ्ट एक त्वरित वेग से नीचे की ओर आ रही है तो त्वरण यानी कि ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम माइनस जी ए हो जाएगा, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए, यानी कि इसका भार में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, भार में कमी महसूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है, दे रखा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे की ओर जाती है तो कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, एक समान वेग से जा रही है तो यहाँ पे एम जी डब्ल्यू बराबर एम जी हो जाएगा, तो वह परिवर्तित रहेगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। जब लिफ्ट की डोर टूट जाने पर बैठा व्यक्ति अपना भार शून्य महसूस करता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ए इक्वल टू जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर यानी टूटने पर एम जी माइनस जी हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर एम हो जाएगा। तो इस स्थिति, ये जी से जी कैंसिल, इस स्थिति में वेट क्या हो जाएगा, अपना भार शून्य महसूस होता है। ठीक है, यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट त्वरण और गति त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति सिर छत से टकरा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उपग्रह क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला अर्थात चारों ओर चक्कर लगाने वाला पिंड ही उपग्रह कहलाता है। यह दो प्राय एक ध्रुवीय और एक स्थैतिक ग्रह होते हैं। उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल और गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। उपग्रह का अक्षीय वेग पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उसका वेग उतना ही कम होता है। उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल टी परिधि अपन कक्षीय वेग कर देंगे तो उसका काल निकल आएगा। ठीक है,
उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट दे रखे हैं, अगर आप इसे याद करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। ठीक है, टीवी सेट्स, रेडियो प्रसारण, दूरसंचार, मौसम समेत भविष्यवाणी में इसका उपयोग किया जाता है। उपग्रहों में पलायन वेग क्या है? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाती है और उसे पलायन वेग कहा जाता है। यानी कि अगर हम कोई वस्तु इतना तेजी से फेंक दें कि वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाती है, तो वो पलायन हो जाती है, तो उसी को पलायन वेग कहा जाता है। ठीक है, पलायन वेग हो जाता है जहाँ से गुरुत्वाकर्षण का काम नहीं करता है। पलायन वेग क्या है देख लीजिए। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चाल क्या है? √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाता है। उपग्रहों की भारहीनता, कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। ठीक है, जैसे चंद्रमा पर भारहीनता वाली स्थिति नहीं होती क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होता है। देख लीजिएगा, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केपलर का नियम। केपलर के नियम में क्या है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। केपलर के नियम 3 नियम होते हैं: कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलीय चाल का नियम, परिक्रमण काल का नियम। प्रत्येक ग्रह क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। जब सूर्य ग्रह के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब सूर्य ग्रह से दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, सरल आवर्त गति क्या होती है? जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराए तो उसी गति को आवर्त गति कहते हैं। यह निश्चित समय अंतराल आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, इसका SI मात्रक हर्ट्ज है। सरल आवर्त गति क्या है? यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के माध्यमान स्थित इधर उधर आवर्त गति करती है तो सरल रेखा आवर्त गति है। सरल लोलक आवर्त काल होता है। ठीक है, देख लीजिए, T = 2π√L/g। L क्या है? लोलक की लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्याह। चंद्रमा पर G का मान 1/6 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यास्था। जब किसी वस्तु का बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, आयत और आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाए। जब बल को हटा दिया जाता है तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। यही क्या है? प्रत्यास्था कहलाती है। ठीक है, वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। विरूपण क्या है? जब किसी वस्तु का आकृति आकार बदल जाता है तो इस क्रिया को विरूपण कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्था सीमा, विरूपण बल की परिणाम की वह अधिकतम सीमा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाए। ठीक है, तो वही क्या है? प्रत्यास्था है। विकृति या प्रतिबल क्या होते हैं? किसी वस्तु का विरूपक बल लगने पर उसकी मूल इकाई वृद्धि एवं मूल इकाई के लंबाई के समानुपात विकृति वाला है तो प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में विकृति आ जाती है। ठीक है, इसका इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहा जाता है। हुक का नियम। हुक का नियम क्या है? प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में विकृति पर लगने वाले बल प्रतिबल के समानुपाती प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति होता है। जी ठीक है, ये एक प्रत्यास्था बल है। देख लीजिए, नेक्स्ट है श्यानता। श्यानता क्या है? श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करती है, वही श्यानता है। द्रव की श्यानता जितनी अधिक होगी द्रव उतना ही गाढ़ा होता है, वही श्यानता कहलाता है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का ही गुण है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होता है। गैस यानी कि जितनी
जैसे मान लीजिए गैस के कण है तो ये एक दूसरे से दूरी, जितना दूरी पे होंगे गैसों में सबसे कम, और द्रव में जितना अधिक गाढ़ा होगा तो उसमें श्यानता अधिक होगी। ठीक है, इसका यासाई मात्रक श्यानता का पॉइज होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्रांति वेग है, सीमांत वेग, बर्नौली प्रमेय। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा सभी चीज़ें। नेक्स्ट है दाब। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल कहते हैं। ठीक है, दाब क्या है? किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। ठीक है, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर ही निर्भर करता है। द्रव संबंधी पास्कल के नियम है। पास्कल के नियम कहता है कि यदि गुरुत्व त्वरण का नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु का पर दाब समान होगा। पास्कल का दूसरा नियम क्या है? किसी बर्तन में द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशा समान परिणाम से संचालित होते हैं, जैसे हाइड्रोकोलिक ब्रेक। ठीक है, हाइड्रोकोलिक प्रेस सभी पर। गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या है? क्या है गलनांक? गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि क्या है गलनांक है। गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, क्वथनांक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह आंशिक रूप से डुबोई जाए तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत को ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। प्लवन क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार W नीचे की ओर और द्रव का प्लवन बल W1 ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तैरने का नियम है मित केंद्र का नियम। पृष्ठ तनाव बहाव पृष्ठ, यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल संयोजक बल कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती है। साबुन और डिटर्जेंट जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े बनते हैं पृष्ठ तनाव के कारण ही। जल में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर पानी में डूबकर मर जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव से। पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश चिपक जाते हैं। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव को ही कम कर दिया जाता है। केशिका तत्व कहते हैं। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने को केशिका तत्व कहा जाता है। केशिका तत्व यानी कि जो लालटेन होती है उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं तो जो रुई कॉटन होती है वो क्या करती है, तेल को आसानी से, ऑयल को आसानी से ऊपर नीचे कर देती है। ठीक है, तो वही है, देख लीजिएगा। पेड़ पौधे में जो केशिका तौलियों एक सिरे से जल में डूबने पर वह दूसरे सिरे से भी भीग जाती है। ये केशिका तत्व के कारण ही होता है। ठीक है, और जब ज़्यादा दिन तक आप तौलिया यूज़ कर लेते हैं तो एक समय के बाद अगर उसको नहीं धुलते हैं, साफ़ नहीं करते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें जब कसाबी धूल के कण बैठ जाते हैं तो फिर उसके बाद वो पानी को जो भी आप नहीं हो सोख सकता है। ठीक है, तो केशिका तत्व के कारण होता है। जब आप उसे धुल देंगे फिर उसके कण निकल जाएंगे तो फिर वो आसानी से कार्य करने लगता है। ठीक है, दाब है। आइए आगे देख लेते हैं। वायुमंडल, वायु दाब, बैरोमीटर। ठीक है, कार्य क्या है? कार्य का मात्रक मिलजुल कर कार्य करो, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु का उसकी गति की कार्य करने की जो क्षमता है गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, देख लीजिए। भौतिक जगहों में सभी प्रक्रियाओं में किसी न किसी प्रकार ऊर्जा का एक से अधिक रूपांतरण होता है। जब दो गतिमान वस्तु एक दूसरे से टकराती हैं
तो ध्वनि या ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण देख लीजिए। दे रखा उदाहरण पूछ लिया जाता है, जो कुछ उपकरण है और उसकी प्रारंभिक ऊर्जा और उसके बाद रूपांतरित ऊर्जा क्या बदलती है। जैसे विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊष्मक विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत भट्टी विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत घंटी विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। टेलीफोन विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। मोबाइल विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। कोयला का जलना रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक से ऊष्मीय ऊर्जा। सितार यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। थर्मल पावर स्टेशन ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। सोलर कुकर प्रकाश ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मा इंजन ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। मोटर पंख विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम है। इसके अनुसार क्या, ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती न ही नष्ट हो सकती है, किंतु वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है, वही ऊर्जा का संरक्षण नियम कहा जाता है। ठीक है, जब वस्तु पृथ्वी तल पर पहुंचती है तो इसमें स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है और कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देख लीजिएगा। तरंग है, किसी माध्यम में बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने पर विक्षोभ को तरंग कहते हैं। तरंग द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। ठीक है, तरंग मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, यांत्रिक तरंग और क्या है, अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, देख लीजिए। यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। वे तरंगे जो किसी पारदर्शी माध्यम में संचालित होती है यांत्रिक तरंग कहलाती है। ठीक है, इसमें अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा के माध्यम में कणों में कंपन करने की दिशा में लंबवत होता है, तो ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम एवं द्रव में के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये जो तरंग द्रवों के भीतर और गैसों में, ये तरंग द्रव के भीतर यानी कि द्रव के अंदर और गैस में अनुप्रस्थ तरंगे नहीं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, गामा किरणें क्या होती हैं, गामा किरणों की खोज बेकुलर ने की है। इनका उपयोग, इनकी वैध क्षमता अत्यधिक होती है, इसलिए इनका प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो धर्मिता में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। खोजकर्ता बेकुलर है। एक्स किरण रॉन्टजन ने किया था, इसका उपयोग चिकित्सा के और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है एक्स किरणों का प्रयोग। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरण, इसकी खोज रीटर ने किया है। सिकाई करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की, इससे हम वस्तु को दिखाई पड़ती है, वो क्या दृश्य विकिरण है। औरल विकिरण हर्सले ने किया है। कोहरे में फोटोग्राफी, रोगियों में सिकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में औरल विकिरण का प्रयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे हेनरी हर्ट्ज द्वारा किया गया, इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में किया जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंग, मार्कोनी ने किया है इसका प्रयोग। उपयोग क्या है, रेडियो और टेलीविजन में किया जाता है। नेक्स्ट है कंपन की कला, क्या है कंपन की कला, आवृत्त गति में कंपन करते हुए कण की किसी क्षण स्थिति या गति की दिशा में जो राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे कण के कंपन की कला कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है वही आवर्तकाल कहलाता है। तरंग दैर्ध्य, कण एक पूरा कंपन करने में जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत शीर्षों अर्थात गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों के दो क्रमागत संपीड़क और विरल के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। नेक्स्ट है आवृत्ति। ठीक है, कण एवं सेकंड में जितनी कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, ध्वनि को
ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचालित होता है। इन तरंगों की आवृत्ति प्लस 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज से तक होती है। ठीक है। तरंग भी भिन्न भिन्न मनुष्यों की ध्वनि की आवृत्ति के परास के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अवस्रव तरंगे, स्रव तरंगे और परास्रव तरंगे। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को अवस्रव तरंगे कहते हैं। इसे मनुष्य के कान सुन सकते हैं। ठीक है। ये अवसर तरंगे हैं। स्रव तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। इन तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। परास्रव तरंगे 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है। इसे भी मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, परंतु जानवर आसानी से सुन लेते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि। ठीक है। उदाहरण जैसे संकेत भेजने में किसका परास्रव ध्वनि का प्रयोग करते हैं? समुद्र की गहराई का पता लगाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को पता लगाने में ही परास्रव ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। ये देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 dB ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है, तो याद रखिएगा। ठीक है। WHO के अनुसार 85 dB से ऊपर ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। तार तत्व क्या होती है? तार तत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या पतला किया जाता है। ठीक है। वही तार तत्व कहलाता है। बच्चों एवं स्त्रियों की ध्वनि तार तत्व अधिक होती है और आवाज़ पतली इसीलिए होती है। ठीक है। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण समान तीव्रता एवं प्रमाण तार तत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। डॉपलर प्रभाव क्या? डॉपलर प्रभाव को ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने सन 1842 में प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। जब गतिमान श्रोता स्थिर श्रोता की ओर गतिमान हो तो आभासी आवृत्ति मूल आवृत्ति से अधिक प्रतीत होती है। ठीक है। डॉपलर प्रभाव क्या? प्रकाश में डॉपलर प्रभाव इसी बात पर निर्भर करता है कि स्रोत एवं प्रेषक के बीच की दूरी बढ़ती है या घटती है। ठीक है। ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि का तरंग दर अधिक होने के कारण इसका परिवर्तन बड़े आकार में पृष्ठों से अधिक होता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मैक संख्या किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल, उसकी माध्यम ताप, दाब और उसकी परिस्थिति ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु का मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या बराबर किसी माध्यम में पिंड की चाल अपॉन उस माध्यम में ध्वनि की चाल अगर ज्ञात करेंगे तो मैक संख्या ज्ञात हो जाएगी। वायुमंडल की चाल को ही मैक संख्या में मापा जाता है। ठीक है। अनुनाद यदि वह बल की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो तो कंपन अनुनाद कहलाता है। ठीक है। ऊष्मा एक ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसमें समान कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। ठीक है। क्या है? जूल का मान क्या होता है? 4.186 जूल कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक एसआई में जूल और सीजीएस में कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की ऊर्जा 1 कैलोरी होती है। ठीक है। देख लीजिएगा। तापमापी द्रव तापमापी, गैस तापमापी, ठोस तापमापी होते हैं। ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। सेल्सियस पैमाना क्या होता है? इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। इसके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भाप बिंदु पर और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। ठीक है। ये रोमन पैमाना, केल्विन पैमाना। रोमन इसमें हिमांक 0 डिग्री रोमन भाप बिंदु 80 डिग्री रोमन अंकित किया जाता है।
इनके बीच 80 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये केल्विन पैमाना है। ये देखिए सूत्र है, इसी सूत्र पे हम निकालते हैं C-0/0 के का परम शुद्ध तापमान कहा जाता है। मानव शरीर का तापमान 66 डिग्री सेल्सियस और कमरे का 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सब दे रखा है उष्मा का संचारण। चालक क्या होते हैं? चालक जिन पदार्थों में उष्मा का चालन सरलता से होता है चालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे धुएं, अम्लीय जल कुचालक, लकड़ी, कांच, वायुमंडल, वायु, गैस, सिलिका, कपड़ा कुचालक होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा ही है। संवहन। संवहन क्या है? किसी द्रव एवं गैस के कण गर्म भाग से ऊपर उष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं और ठंडे भाग की ओर जाते हैं इसका स्थान लेने के लिए। तो ये क्या है? ठंडे भाग से कण नीचे आते हैं, संवहन है। विकिरण उष्मा संचरण की विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है, इसके द्वारा उष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है। ठीक है, किरचॉफ लॉ, इनके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जैसे गर्मियों में आपकी बाइक का सीट जल्दी से गर्म होकर और फिर जल्दी से ठंडा हो जाना। अच्छे जो अवशोषक, जितना अच्छा अवशोषक होंगे वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होते हैं। अंधेरे कमरे में एक काली व सफ़ेद वस्तु का समान ताप और गर्म करने पर काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। लाल रंग की वस्तु गर्म करने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है? किरचॉफ लॉ। ठीक है, आइए देख लीजिए, आगे देख लेते हैं। क्वथनांक है। गुप्त उष्मा जब कोई पदार्थ अवस्था परिवर्तन में स्थिति में होती है तो पदार्थ के बीच के एक निश्चित मात्रा में गुप्त उष्मा स्थानांतरित होती है। जूल या कैलोरी में मापा जाता है गुप्त उष्मा। जैसे आप रोटी बनाते समय अचानक से भाप से जल जाते हैं तो भाप क्या है? एक गुप्त उष्मा है। ठीक है, नेक्स्ट वाष्पीकरण, सब आप जानते ही हैं। आइए आगे देख लेते हैं। वातानुकूल ताप ऊष्मागतिकी क्या? ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के साथ संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में खर्च होती है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने से, निकाय द्वारा कार्य करने में। ठीक है, पहला केल्विन प्लांक नियम, दूसरा क्लासिक रुद्रोष्म। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट भाग में अभ्यास प्रश्नावली आ गई, अब सभी अभ्यास प्रश्नावलियों में सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।